नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसके चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। अध्याय संख्या 2 है ये, और इसका जो शीर्षक है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। प्रारंभ में दिया हुआ है तुषार नामक एक विद्यार्थी की रेल यात्रा के बारे में जिक्र किया हुआ है, और ये पुस्तिका जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है, तो ये किस प्रकार से मनोरंजक हो, तो उसी का एक ये अंश है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। अगर इसको ना देखें या फिर इससे पहले अगर चाहे तो हम लोग रेल यात्रा का थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं कि तुषार कहाँ जा रहा था। दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, और रेल में उसे क्या मिला, तो खिड़की वाली सीट मिल गई, और बाहर का नज़ारा देखते हुए वो जा रहा था। और क्या देखा, तो पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान आदि ये जो चीज़ें थी वो पीछे छूटती चली जा रही थी। और उसके चचा ने क्या कहा, कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, 150 साल पूर्व। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। ठीक है, बस कब आई, तो उसके कुछ दशक के बाद आई। और तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये बच्चों के मन में उत्सुकता जागृत करने के लिए एक घटना दी हुई है तुषार नामक छात्र की, जो कि रेल यात्रा कर रहा था। चलिए हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं, जो मुख्य अंश है इसका, वहाँ चलते हैं। तो पहला जो यहाँ पे है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, ये है शीर्षक। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। और आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में हमने पहला जो चैप्टर है, इसका पहला जो अध्याय है, उसमें भी पढ़ा है। और आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, और फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, और आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे, और ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण क्या था भाई, तो पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको शिकार करने वाले पीछे पीछे ही जाएंगे ना। ये तो बेसिक सी चीज़ है, बच्चों की किताब है तो उसी की तरह आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसको स्किप कर दें, बट स्किप ना करें छठी क्लास की एनसीईआरटी को, तो वही बेहतर है, क्योंकि बीपीएससी के प्रीलिम्स में छठी क्लास की एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तीसरा कारण क्या है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी नदियाँ अगर सूख गई, झील सूख गए, तो फिर पानी की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते थे। और आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, और ये सारी चीज़ें पता ही हैं आपको लगभग। जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं स्लो कर दूँगी, और अभी इसको थोड़ा सा स्पीड से ही हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा अपनी गति तेज़ रखते हैं, ताकि बाकी चैप्टर को भी हम लोग इसी वीक में कंप्लीट कर ले। इस वीक या फिर अगले जो नेक्स्ट वीक है उसके 2 दिनों में हम लोग कंप्लीट कर ले क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ औजार हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में है कि इंसान को खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाईं ओर यानी ये वाला जो है, ये जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है,
तो मानव सभ्यता बहुत दूर आई है, बहुत ही विकास किया है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पत्थर से सिलने के लिए प्रयोग हो रहा है और ये जड़ों को खोदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है पत्थर का। इस यहाँ पे चमड़ा सिलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि वस्त्र बनाया जा सके पत्थर का। तो आज कहाँ पे खड़े हैं हम लोग, ये भी देखना चाहिए, है ना। आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। अब मानचित्र 2 को देखो। यहाँ पे एक मानचित्र दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों का जिक्र है इसमें। तो यहाँ क्या है कि लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं वे पुरास्थल हैं और जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखते हैं लाल त्रिकोण वाले कौन कौन से स्थान हैं भाई। तो लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये है लाल त्रिकोण वाला स्थान। पहले तो है भीमबेटका, फिर है होसंगी और फिर है कुरनूल गुफाएं। तो ये सब क्या है, एक तो ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है और यहाँ पे क्या है, तो ये वे स्थान है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे और मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं और कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस मानचित्र का अध्ययन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ। ये मानचित्र है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं पहले। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप, बेहतर ये होगा कि आप खुद से कोई मैप बनाएं और उसमें इन जगहों को दर्शाएं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है बुर्ज होम। इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ है मेहरगढ़, ठीक है। भीमबेटका तो हमने देख लिया। यहाँ है कोल्डिहवा और महागढ़ा भीमबेटका के आसपास। फिर ये चिरांद है, इसके बारे में तो पढ़ना ही है बीपीएससी में। यहाँ है दाऊजली हेडिंग, ठीक है। इन स्थानों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से गंगा नदी बह रही है और फिर यहाँ पे आ गया इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र। और कुरनूल गुफाएं तो देखा ही हमने, होसंगी भी देखा, और ये पय्यमपल्ली और ये हल्लूर, ठीक है। कौन कहाँ पे स्थित है ये आपको देखना है। और महापाशनिक स्थल ग्रीन कलर से यहाँ पे दर्शाया गया, ग्रीन डॉट दिखाया गया है। तो महापाशनिक स्थल कौन है, ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर है, ठीक है। और यहाँ पे सबके संकेत दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ये ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम करने पे ब्लर हो जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो ये मैप है और मैप हम लोगों ने देख लिया था। आगे चलते हैं। ये चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है। अब क्या है, तो ये भीमबेटका दिया हुआ है। ये आधुनिक मध्य प्रदेश में था भीमबेटका और इस पुरास्थल पर गुफाएं व खंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कहाँ है भीमबेटका। तो ये चित्र दिया हुआ है भीमबेटका का, ठीक है। और क्या दिखा रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। तो ये बच्चों के लिए प्रश्न है। और यहाँ पे है कि शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। ये एक शैल चित्र दिया हुआ है, आप देख के इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं और इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे है नेक्स्ट कि पुरास्थल। यह आज पीडीएफ थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पुरास्थल है कि उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। अब देखते हैं आग की खोज। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढना था, है ना। कुछ याद आ रहा है, ऐसे अगर मैप है तो यहाँ पे कुछ कुरनूल गुफा था, है ना। अगर नहीं याद है तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिए। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है, कहाँ, कुरनूल गुफा में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पूछेगा कि राख के अवशेष निम्न में से किन स्थानों से मिले हैं, 4 स्थान के नाम दे देगा, उसमें एक कुरनूल गुफा होगा। आपको कुरनूल गुफा टिक लगा के आना है, इतना सिंपल सा तो काम करना है ना। अब आगे है कि आग का इस्तेमाल
कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। और आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये बच्चों से प्रश्न है। अब आगे आता है नाम और तिथियाँ। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। और यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। और पुरा पाषाण काल कब था, तो ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। पुरा पाषाण काल कब से कब तक है, तो 20 लाख साल पहले। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, उससे कब तक, तो 12,000 साल पहले तक पुरा पाषाण काल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या है, आगे देखते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल 3 भाग में। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे बनाते जाएं। पुरा पाषाण काल को 3 भाग, कौन सा, आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल एवं उत्तर पुरा पाषाण युग, ठीक है। उत्तर पुरा पाषाण काल या उत्तर पुरा पाषाण युग। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घेर दिया है। आगे है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है, मध्य पाषाण युग। इसका समय काल लगभग क्या है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। अब हमने क्या देखा था, पूरा पाषाण काल का कितना था समय काल, तो 20 लाख साल से 12,000 साल तक था। और क्या है, अब आता है मध्य पाषाण युग। तो ये क्या है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। तो अब क्या अंतर मिला, तो इसमें ये मुट्ठे लगे मिलने लग गए, ठीक है। हंसिया में मुट्ठे किसके, लकड़ी के और हड्डियों के, ठीक है। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी जो औजार पूरा पाषाण काल में बनाए जा रहे थे वो भी इसी काल में यानी इस काल में बनाए जा रहे थे, मध्य पाषाण युग में बनाए ही जा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा बदलाव भी हुआ कि उनमें हत्थे भी लगे आने लगे, जिससे कि उन्हें उस औजार को पकड़ने में सहूलियत हो, है ना। अब नेक्स्ट है कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, ठीक है, नवपाषाण युग। ये आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में। और नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, ये सोचिए ज़रा। और हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। कोई बताने वाले हैं नहीं, तो कहाँ से पता होगा कि क्या नाम रहा होगा इनका, है ना। अब देखते हैं बदलती जलवायु। तो इसमें है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। कृषि का क्षेत्र, कृषि वाला क्षेत्र बढ़ जाता है, खेती के लिए भूमि मिल जाती है, चारागाह बढ़ जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सुखाड़ हो जाता है बदलती जलवायु के कारण। गर्मी जब बढ़ती है तो, है ना। इससे क्या हुआ, घास वाले मैदान बढ़े तो क्या हुआ, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, ठीक है। कब, लगभग 12,000 साल पहले। अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। किस किस को, गेहूं को, जौ को और धान को, ठीक है। और साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए, कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर, मतलब सारा चीज़ तो एजम्पशन ही है कि क्या हुआ होगा, हम लोग यही तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उस समय तो मानव सभ्यता प्रारंभिक अवस्था में थी, किसी को लिखने का पता नहीं था, मतलब विकास ही हो रहा था। तो बस हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा चीज़ें ऐसे ऐसे घटित हुई होंगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, कहीं बाढ़ आया होगा, कहीं सुखाड़ आया होगा, तो मानव कैसे उस चीज़ को टैकल किया होगा, कैसे उस समस्या का समाधान किया होगा, है ना। अब है कि
इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, कुत्ते का पूर्वज था। और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे वे क्या हो गए, पशुपालक हो गए। जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा क्यों करने लगे? क्योंकि इनसे उन्हें दूध मिलता होगा, है ना, बाकी और पशुधन भी मिलते होंगे, इसलिए तो वो रक्षा करने लगे। उनका एक तरह से वो धन समझने लगे, संपत्ति उनकी हो गई। ये जो पशु हैं, जो उन्होंने पाला, जिन भी पशुओं को, वो उनकी संपत्ति हो गई। इसलिए वो उनकी सुरक्षा किससे करने लगे? जंगली जानवरों से। आगे बसने की प्रक्रिया। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके हुए दानों के भार को संभाल सके। ठीक है, अब चावल में देखेंगे तो चावल भी तो पके हुए दानों के भार को संभाल देता है ना। अगर वो पके हुए दाने को गिरा दे तो अनाज तो नष्ट हो जाएगा, खाद्य फसल तो नष्ट हो जाएगी। तो मानव ने किस प्रकार की फसल का वो उपजाना प्रारंभ किया? तो जो कि अपने ही पके हुए फसल का भार वहन कर सके। ठीक है, और क्या है आगे कि ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब जिसको पाल लिए, अभी वो छोटा सा बच्चा है, अभी पाल लिए, मानते हैं कि हिंसक है, पाल लिए, बड़ा हो गया, फिर से जो पाला उसी को मार के खा गया, वो क्या फ़ायदा फिर? तो उन्हीं जानवरों को पालना शुरू किया मनुष्य ने जो कि अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दांत दिया हुआ है जंगली सूअर का, है ना, ये जंगली सूअर का है और ये पालतू सूअर का है। अंतर तो साफ पता चल रहा है। और आगे कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही या करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हो रहा है। अब यही पूछ देगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, कहाँ से पूछा? तो एनसीईआरटी से पूछा है भाई, डायरेक्ट आया है ये प्रश्न। तो उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कौन थे? कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अनाज के उपयोग बता रहा है बच्चों को, क्या? तो बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में। उस समय ये गुड्डा गुड़िया देने का, ये फ्लावर बुकेट वगैरह देने का, जो बुक्के वगैरह हो गया, या किताब देने का प्रचलन नहीं होगा। किताब कहाँ से ही होगा? या कोई वस्त्र देने का प्रचलन नहीं होगा, तो उपहार के रूप में बीज दे दिए और जिसको बीज मिला वो खुश। ठीक, अब आगे है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बच्चों को बताया जा रहा है इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। पेशेंस चाहिए पौधे को उगाने के लिए, है ना। जिनके पास धैर्य नहीं है वो खेती बाड़ी मत करना। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, है ना। अब बारिश आया, उस समय तो नहीं उगा सकते हैं, उस समय तो खेत से डायरेक्ट तोड़ के खा नहीं सकते ना, खेत से सीधे अपने बर्तन में पकाने के लिए थोड़ी डाल सकते हैं। तो उसके लिए भंडारण की आवश्यकता पड़ी कि हाँ ये भंडार कर लेते हैं, इसको जब बारिश होगा या फिर जब हम लोग कहीं जाएंगे तो इसको बनाएंगे। ऐसा मानो सोचने लग गया। अब इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, किस लिए? भंडारण के लिए। टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, ठीक है, और भंडारण कर लिया। और क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे, उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताना है, ठीक है। ये बच्चों के लिए प्रश्न है। अब है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखते हैं इसको कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में
पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब देखते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब मानचित्र 2 आपको पृष्ठ संख्या 13 पे पुनः जाना है और आपको देखना है क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो अब वीडियो पॉज कीजिए, अब जाइए फिर से मानचित्र पे। आप नहीं तो मानचित्र कोई बनाए थे आप उस समय वीडियो के समय, तो उसी को देख लीजिए, है ना। और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, अगर ये इंडिया है, बहुत ही रफ मैप बनाई हूँ मैं, अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो ये वाला एरिया में, ठीक है, क्या ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात हो रही है। अब इसको इरेज करके हम लोग चलते हैं सीधे कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, और वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे और वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 6 के, तो उनको तो बताना पड़ेगा कि हाँ, हड्डियों की भी जाँच पहचान हो सकती है। उसके आधार पर भी आयु का निर्धारण हो सकता है कि कितना वर्ष पुराना है, तो ये बच्चों को ही बताया जा रहा है। अब स्थायी जीवन की ओर किस प्रकार आया मानव, ये बताया जा रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब अंदर और बाहर दोनों जगह मिला तो वो यही अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, बाहर भी मिला है, यानी वो बाहर खाना पकाते होंगे गर्मी के मौसम में, और घर के अंदर मिला है अगर साक्ष्य आग जलाने का या फिर लकड़ियों का, जले हुई लकड़ियों का, तो घर में खाना बनाते होंगे कब, ठंड के मौसम में। अब यहाँ पे कह रहा है एक गर्तावास का चित्र बनाओ, बच्चों के लिए यही है काम। अब आगे है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, पहले पत्थर से बस कूटने वाला तो छिलने वाला बनाया, फिर उसके बाद नवपाषाण युग में क्या हुआ, उसमें पॉलिश चढ़ा दिया। ठीक है, किस लिए, तो पैना करने के लिए, उसकी धार को तेज करने के लिए। धीरे धीरे विकास होने लग गया। ठीक है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आपके यहाँ है या नहीं, ज़रा बताइएगा। मेरे यहाँ तो है अभी तक। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब ये देखिए, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। ठीक है, देखिए और अध्ययन कीजिए, कुछ विचारिए, मनन कीजिए, है ना। अब ये है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। ये बच्चों के लिए प्रश्न है, ये पात्र है उस समय का। अब आगे देखते हैं, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, अलंकरण किया जाता था, शौक बड़ी चीज़ है। और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी मान लिए कि 2 जगह हैं तो दोनों जगह एक ही साथ कृषि का विकास नहीं हो गया। धीरे धीरे लोग सीखते होंगे। संचार का कोई साधन नहीं था कि यहाँ से एक आदमी उठे और वहाँ जाके बताया, भाई देखो हम लोग खेती करना सीख गए, तुम ऐसे ऐसे करो, तुम भी खेती करना सीख जाओगे। ऐसा तो होगा नहीं। तो खुद ही उनको सीखना था, खुद ही संघर्ष कर रहे थे, है ना। अब देखते हैं, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एक टॉपिक है, तो मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु देखते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढना है आपको, जो मैं पहले ही आपको नोटिस करवा दी थी, है ना। और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब यही लाइन उठा के
चिपका दे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में और पूछे कि निम्न कथन सही है अथवा गलत, तो कन्फ्यूज़न तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि छठी कक्षा के एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल सही करके आना है आपको। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। ठीक है, पालना सीखा, पालन करना सीखा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। अब ये दूसरा ये कथन, ठीक है, कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन तो ये कि ये कहाँ पे है, तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। दूसरा कथन कि इस स्थान से हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। और तो उपरोक्त में से दिए हुए कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, बी, मतलब पहला में केवल ए, केवल बी, या ए बी दोनों सही हैं। ऐसा करके पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, अभी थोड़ा बकवास लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न फ्रेम होते हैं। आगे मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इसको अपने नोट्स में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण हम लोग ऊपर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, पुनर्जन्म की बात वो लोग सोचते थे, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, और ये मेहरगढ़ के घर का एक चित्र है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या है? मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता, तुलना करने की बात की जा रही है बच्चों से। अब आगे है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ठीक है, और एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, या फिर हो सकता है कि वो बकरी मृतक की प्रिय रही हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मृतक जो भी उनके सज्जन होंगे, ये सगे संबंधी होंगे, वो सोचे कि हमारे इस सगे संबंधी की मृत्यु हो गई है, तो अब इनके प्रिय वस्तु या फिर प्रिय चीज़ को इनके साथ भेज देते हैं, तो हो सकता है उसके लिए रखा गया हो उस बकरी को उनके साथ, है ना। तो ये मेहरगढ़ की कब्र का एक चित्र है। और यहाँ है, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो पहचानिए इसमें बकरी का कंकाल कौन सा है। और अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो घूमने जाइए म्यूज़ियम में, वहाँ जाके आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, या नहीं पढ़े तो फिर जाइए वहाँ प्रारंभ कीजिए, वहाँ भी बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं, आप उस पर जाइए और पढ़िए, आपको सच में ऐसा अनुभव हो जाएगा कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो घूमने के लिए म्यूजियम बेस्ट जगह होती है। आगे देखते हैं अन्यत्र कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कुछ ऐसे चित्र उल्लिखित किए हुए हैं किसी और जगह के क्या। तो फ्रांस में गुफा में की गई ये चित्रकारी है, और अपने एटलस में फ्रांस ढूंढना है बच्चों को। आपको जाके फ्रांस के आसपास के समंदर को देखना है, और कोई वहाँ पे जलडमरू मध्य है तो उसको ढूंढना है, केवल फ्रांस ढूंढ के थोड़ी बैठ जाइएगा आप, है ना। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, और इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, अब क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? तो अगर आप बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो फिर ये चित्र का अध्ययन करके आगे बढ़िए और नोट्स बार बार रिवाइज कीजिए। अब आगे देखते हैं एक नवपाषाणिक स्थल। ये पता नहीं आज PDF ब्लर क्यों हो रहा है। एटलस में तुर्की ढूंढो, तुर्की ढूंढिए आप, तुर्की के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढिए, उसकी राजधानी देखिए, जलडमरू मध्य देखिए, आसपास के वो जो भी देश हैं उसको देखिए, तुर्की का रिलेशन भारत के साथ क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है गूगल करके पढ़ने में। अब है यहाँ पे कि एटलस में तुर्की ढूंढना है, और नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल, कौन सा? चताल युग कहाँ है? तुर्की में। और ये कब का है? नवपाषाण युग का है। और यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, नाम सुना है आपने कि पहली बार सुन रहे हो आप? चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, और ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। और बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग इनका उपयोग क्या होता होगा, या फिर क्या उपयोग होता होगा इनका, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
अब बाकी कल्पना करने की बात है बच्चों के लिए। आप चाहें तो इन प्रश्नों को बना भी सकते हैं, है ना। और ये था आज का चैप्टर नंबर 2 कक्षा 6ठी की एनसीईआरटी का। बाकी यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए हुए हैं और ख़ुद को आकलन कीजिए कि आप किन किन शब्दों को जानते हैं। वैसे तो ये बच्चों के लिए है, पता ही होगा आपको, है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। चैप्टर 2 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बीच में थोड़ी सी पीडीएफ संबंधी रुकावट आई थी, जो कि चलता है कभी कभी, है ना। बाकी इससे रिलेटेड जो सेकंड वीडियो आएगा ना, सेकंड वीडियो में हम लोग नोट्स, ठीक है, नोट्स और एमसीक्यू को कवर करेंगे। वो वीडियो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और वो तभी फ़ायदेमंद होगा जबकि आप चैप्टर के वीडियो को देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधे नोट्स पे डायरेक्ट चले गए शॉर्टकट के लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।